विधेयक तो संविधान संशोधन वाला गिरा है ना। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महिला आरक्षण नहीं देना चाहते थे और महिलाओं की जो हिस्सेदारी वाली बात थी वो गिर गई है? लोग नहीं ऐसा कह रहे हैं। जो इस देश का मीडिया है जिसने झूठ बोलने, विपक्ष पर हमला करने की सुपारी ली हुई, जबकि 20 सितंबर 2023 की रात 9:31 पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है जिसमें वो देश को बधाई दे रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। 80-20 का नारा भारतीय जनता पार्टी को। क्या आपको नहीं लगता कि उसी सूरत में दक्षिण भारत को पहुंचा देना चाहते हैं? जिस राम के सहारे बीजेपी ने उत्तर भारत में अपना पूरा विस्तार किया है राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर, पेरियार ने उन्हें आर्य आक्रमण का प्रतीक बताया। शौके दीदार अगर हो तो नजर पैदा। और दरअसल इस वैचारिकी के जो लोग हैं जो किसी भी तरीके से कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर बांटने में यकीन करते हैं, वो शायद देश को आज तक देख ही नहीं पाए। जब काले झंडे लगाए गए पूरे तमिलनाडु में इस बिल के खिलाफ, तो वहां पर स्टालिन ने भी ब्लैक शर्ट पहनी और इस बिल को जलाया। तो उसकी हिस्ट्री है ब्लैक शर्ट मूवमेंट। मोदी जी को पता नहीं कि आप जब काला टीका कह रहे हैं तो आप दरअसल उनको फिर से कोच रहे हैं। यानी अगर आप भारत की एकता चाहते हैं तो दक्षिण के लोगों को ये भरोसा देना होगा। जनसंख्या कम है तो जनप्रतिनिधित्व भी कम रहेगा। ये तो स्वाभाविक सी स्थिति है ना। तो फिर इस देश का टूटना भी स्वाभाविक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में छवि का बड़ा खेल होता है। एक छवि है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बारे में कि ये हारते नहीं हैं। जब कोई चीज़ ठानते हैं तो लड़ते हैं और ऐसे लड़ते हैं कि जीत जाते हैं। लेकिन अभी इस जो छवि है उसको केवल चुनौती नहीं मिली बल्कि इस छवि को तोड़ दिया गया। इस बार एक चीज़ ठानी अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो लड़ तो क्या पाए, जीत नहीं पाए। और लड़ भी बहुत ठीक तरीके से पाए नहीं। लड़ाई क्या थी? लड़ाई थी संविधान बदलने की। बदल क्यों रहे थे? तो कुछ एक प्रावधान थे। संविधान संशोधन बिल जो है वो लाया गया, उसके साथ 2 और बिल थे, लेकिन संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, भूमिका में ही सारा क्लियर नहीं करेंगे। उसके लिए आपको बातचीत सुननी पड़ेगी द थर्ड आई के इस नए एपिसोड वाली। बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। शुक्रिया नीरज। और बहुत बहुत स्वागत आप तमाम लोगों का भी। शुरू करते हैं सर चर्चा। छवि की बात की थी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए थे। कोशिश थी कि भाई ये परिसीमन की जो शर्त थी कि लेटेस्ट जनगणना के आधार पे किया जाना चाहिए आपको, उसको हटा दिया जाए। दूसरी बात, जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था 2023 में, उसको लेकर शर्त थी कि अगली जनगणना के बाद उसको भी हटाया जाए। और तीसरी जो चीज़ थी कि 543 लोकसभा के जो सदस्य हैं उसको 850 कर दिया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक आया था। ये विधेयक गिर गया। तो ये विधेयक जो गिरा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले ये समझाइए कि विधेयक तो संविधान संशोधन वाला गिरा है ना। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महिला आरक्षण नहीं देना चाहते थे और महिलाओं की जो हिस्सेदारी वाली बात थी वो गिर गई है? लोग नहीं ऐसा कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरे हुए हैं और जो इस देश का मीडिया है जिसने झूठ बोलने, विपक्ष पर हमला करने की सुपारी ली हुई है। अब आप ये बताइए कि जैसे ही विधेयक वहाँ पर गिरा वैसे ही सड़क पर लोग निकलकर, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कहने लगे कि महिला जो विधेयक है, आरक्षण विधेयक, उसको विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया और इसके पूरा विपक्ष के खिलाफ, खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। यानी वो पहले से पूरी तैयारी थी। और टेलीविज़न पे खासतौर पर लगातार यही लिखा जा रहा था, महिला आरक्षण विधेयक गिरा, महिला आरक्षण विधेयक गिरा। जबकि 20 सितंबर 2023 की रात 9:31 पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है जिसमें वो देश को बधाई दे रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। यानी तथ्य क्या है? तथ्य है कि महिला आरक्षण विधेयक 3 साल पहले पारित हो गया है और यूनानिमसली हुआ था और सबने साथ दिया, सर्वसम्मति से पास हुआ। उस समय कांग्रेस ने खास तौर पर कहा कि भाई आप तुरंत लागू कर दीजिए, 2024 के इलेक्शन में वो लागू हो जाए। नहीं किया गया। आज भी वो जिस तरह से कर रहे थे उसमें पहले से तय था कि वो पारित नहीं होगा क्योंकि 2/3 आपको बहुमत चाहिए। और
उन्होंने कोशिश की थी, महिला आरक्षण का बोर्ड लगाया कि शायद महिला आरक्षण की वजह से विपक्ष जो है वो ठिठक जाए, उसका विरोध ना करे, लेकिन उस रैपर के अंदर एक बेहद खतरनाक बात थी। वो था इस देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, खास तौर पर जो संघवाद है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बदल देने की कोशिश थी। और इसीलिए राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भारत की अखंडता, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक कदम होता। वो क्यों? इसलिए कि उसमें सीधे सीधे आप दक्षिण के राज्यों को राजनैतिक जो पूरी परिदृश्य है उसमें उसकी शक्ति को, उसके महत्व को, उसके वजन को कमजोर करने की एक साजिश रच रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? इसलिए कि इनका जो चक्रवर्ती बनने का सपना है उसकी राह में दक्षिण रोड़ा बना हुआ है। बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन आप दरवाजा खोल यानी इनके अश्वमेध के घोड़े को नर्मदा के उस पार, उस घोड़े को दक्षिण भारत के राज्यों ने पकड़ लिया है, उसको बांध लिया है। और उसकी वजह यह है कि जो इनकी पूरी राजनीति है, उस राजनीति की जो वैचारिकी है, दक्षिण शुरू से उसका प्रतिवाद करता रहा है, उसके खिलाफ खड़ा रहा है और उसमें वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। एक तो वो ज़्यादा वहाँ पे शिक्षा, वहाँ पे तर्क का एक लंबा इतिहास रहा है, रेशनैलिटी के मूवमेंट्स का। और ये जिस तरह से उत्तर भारत के राज्यों को इन्होंने ख़ास तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण के ज़रिए अपना एक बड़ा वोट बैंक निर्मित करने में इन्हें कामयाबी मिली है, दक्षिण में वैसी नहीं मिल रही है। दक्षिण में आपको याद होगा एक ओ राजगोपाल करके केरल में एक विधायक हुआ करते थे, बीजेपी के एक आध बार ही वहाँ पे इनका खाता खुला है, 2016 से 21 तक वो विधायक थे। उनसे पूछा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्यों कामयाब नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा यहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं। तो जो साफ कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सवाल करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। जो सर झुका के ये मान लेते हैं कि भाई इन्होंने मंदिर बनवा दिया है और हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सरकार से क्या लेना देना, हम तो अपना परलोक सुधार रहे हैं। जो लोकतंत्र को दरअसल इस नजरिए से देखते हैं वो इनको वोट दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल करते हैं, जो लोकतंत्र में इस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो दक्षिण भारत के लोग हैं। और दक्षिण भारत इनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है। इनके पूर्व वैसे भी ये जो इनकी जम्बू द्वीपे रेवा खंडे वाली बार बार परिकल्पना होती है, और दक्षिण भारत के साथ उसका मेल नहीं बैठ पाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो इनका नारा है वो भी दक्षिण भारत के लिए एक स्वाभाविक नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तमाम की आतताई आए, ये आए, वो आए, दक्षिण का अनुभव एकदम अलग है। वहाँ पर मोहम्मद साहब के जीवन में ही मस्जिद बन गई थी और वहाँ व्यापार के रास्ते या व्यापारियों के ज़रिए इस्लाम की कथाएं पहले आईं और मुसलमान पहले आए, तो वो एकदम डिफरेंट है। ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो जो डिफरेंट है उसे अलग कर दो, इनकी सोच तो यही रही है ना भाई। इनकी सोच ये नहीं रही है कि उसको अलग कर दो, बल्कि उसे जीत लो, उसे उपनिवेश बना लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ें तो बंच ऑफ थॉट में सीधे सीधे गोलवलकर ये कहते हैं, वन नेशन, वन स्टेट, वन लेजिस्लेचर एंड वन एग्जीक्यूटिव। ये अलग अलग राज्यों का क्या मामला है। और साफ 1957 के जनसंघ के घोषणा पत्र को आप उलटिए, उसमें साफ लिखा है उन्होंने कि हमारी सरकार बनी तो हम संविधान में संशोधन करके ये जो है ना कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है, इसको हम बदल देंगे और वहाँ यूनिटरी स्टेट की बात लिखेंगे, एकात्मक राज्य। अब एकात्मक राज्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय इनके एक बड़े विचारक हैं, एकात्मवाद का। हाँ, जो अब एकात्म मानववाद कहते हैं, वो क्या है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी साफ की। उन्होंने कहा ये बंग माता, बिहार माता, पंजाब माता, तमिल माता, ये सब क्या है? ये भारत माता के अंग हो सकते हैं, ये अलग से कोई माता नहीं हो सकती है। साफ उन्होंने कहा कि ये सब अंग हो सकते हैं राज्य। और यूनिटरी स्टेट में क्या होगा जो ये बनाना चाहते हैं एकात्मक राज्य, कि केंद्र में एक जो शक्ति है, शक्तिशाली केंद्र है, वो रहेगा और नीचे जो पंचायतें हैं वहाँ विकेंद्रित
शासन चले, ये राज्य का अधिकार कोई मतलब नहीं है। तो राज्यों के अधिकार को सीमित करना, उन्हें कमजोर करना, और फिर चूंकि दक्षिण मान नहीं रहा है तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था करना कि जिसमें दक्षिण का प्रभाव ही कम हो जाए, उनका राजनीतिक कद जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर उनकी दिया जाए। से कम हो जाए। अब दिक्कत क्या है कि ये भारतीय एकता के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में, अरे उस गाने को याद करो कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जो आज हम नक्शा देख रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल से संभव हुआ है। ये तलवार के दम पर नहीं एक हो सकता था, ये एक हुआ है कुछ सपनों की वजह से, जो सपने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखे गए कि हम एक ऐसा नवीन भारत बनाएंगे जो समतामूलक होगा, जहां पर बंधुत्व होगा, जहां पर असमानता नहीं होगी, जहां किसी का शोषण नहीं होगा, जहां सबको बराबरी का अधिकार होगा। ये एकदम नई बात थी, लेकिन इस सपने से अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जुड़े जी। वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का सपना नहीं था, अदरवाइज कोई वजह नहीं थी कि दक्षिण आपके साथ रहता। और उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि द्रविड़ नाडु की मांग हो रही थी जी। द्रविड़ नाडु मतलब द्रविड़ों का देश, जिसमें तमिलनाडु, केरल, पूरा दक्षिण भारत जो है वो अलग हो रहा था। और जब आज़ादी मिली तो भाषा का सवाल आया। तो भाषा के सवाल में ये हुआ कि भाई 1965 तक हिंदी पूरी तरह से राजभाषा हो जाएगी, अंग्रेजी हट जाएगी। इसका विरोध शुरू हुआ। शुरू में तो विरोध धीमे था, लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे 65 करीब आया, बहुत उग्र आंदोलन अच्छा, हुआ। एक चीज़ में समझाइए आंदोलन, तो आप बताएंगे सर कि हिंदी 15 सालों में मुख्य भाषा बन जाएगी, तब तक इंग्लिश का प्रयोग भी कर लेते हैं, और इंग्लिश का प्रयोग, तो शुरुआत से ही हिंदी को थोपने का एक प्रयास होता रहा क्या? दरअसल ये सपना देखा गया कि भाई हर एक नेशन स्टेट की एक लैंग्वेज भी होती है। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये बात हो गई थी कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा होगी, और महात्मा गांधी उसकी जगह हिंदुस्तानी का प्रस्ताव कर रहे थे, जिसमें हिंदी उर्दू मिले और दोनों लिपियों में उसे लिखा जाए। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि साउथ में कुछ अलग सवाल उठने लगे। वो अलग सवाल क्या थे? 1916 में वहाँ पे जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। उसने एंटी ब्राह्मणवाद घोषणा पत्र बाकायदा जारी किया। वहाँ पर जाति प्रथा के विरुद्ध, जिसे आप ब्राह्मणवाद कहते हैं, उसके विरुद्ध एक लंबा आंदोलन शुरू हुआ, जो बाद में 1925 में जाके आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में बदला। पेरियार उसके एक बड़े नेता उसके साथ हुए, जो पेरियार जिनकी विचारधारा पर आज सभी द्रविड़ पार्टियां चलती हैं आज भी। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों हिंदी को मानेंगे, हमारी जो तमिल है वो तो संस्कृत से भी पुरानी है, तो हम क्यों आपकी राष्ट्रभाषा इसको स्वीकार करें। आत्मसम्मान की बात, आत्मसम्मान की बात है। उन्होंने वहां अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया, मूर्ति पूजा के खिलाफ आंदोलन चलाया, भाग्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया, एक रेशनलिस्ट मूवमेंट बाकायदा वहां पर चला। और बाद में 1944 में द्रविड़ पार्टी, द्रविड़ कड़गम, इसकी स्थापना हुई। पेरियार का पूरा सिद्धांत था कि वो, अब वो सही गलत मैं यहां नहीं कह रहा हूं, मैं एक उनका पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, क्योंकि साउथ किस तरह सोचता है ये हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल दक्षिण के लोग वही हैं जिनको आर्य जो धर्म ग्रंथ हैं या तमाम किताबें हैं उसमें कहा गया है कि ये राक्षस हैं, ये असुर हैं, और उनकी जो पूरी जो उनका काया बताई गई है, वो काले हैं, मोटी नाक वाले हैं, वो दरअसल हम ही लोगों को कहा गया है। ये पेरियार लिखते हैं। और इसीलिए उन्होंने राम को, जिस राम के सहारे बीजेपी ने उत्तर भारत में अपना पूरा इतना बड़ा विस्तार किया है राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर, पेरियार ने उन्हें आर्य आक्रमण का प्रतीक बता दिया, राम को। और बाकायदा सच्ची रामायण में पूरी कहानी ही उन्होंने उलट दी, और वहां पर रावण का पुतला इधर जलता है तो एक जमाने में वहां राम का पुतला वो जलाने लगे। इस तरह की भी अतिरेकी वहां पर बहुत। तो ये आज़ादी से पहले हो रहा था? ये आज़ादी के पहले ही शुरू हो गया था। मैंने बताया ना, 1925 के बाद ही उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी, और वो पूरी तरह से इस आंदोलन से जुड़ गए थे, जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। फिर 1944 में द्रविड़ कड़गम बना और द्रविड़ नाडु की बात की कि भाई हमारा उत्तर के साथ कोई मेल ही नहीं है, तो द्रविड़ नाडु अलग होना चाहिए, द्रविड़ नाडु अलग देश हो, अलग देश। हाँ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि द्रविड़ नाडु की मांग
आज़ादी के बहुत बाद तक बरकरार रही। ये 1962 में चीन से जब लड़ाई हुई उसके बाद एक तरह से छोड़ा गया 1963 के आसपास। उसके पहले लगातार द्रविड़ नाडु की मांग वहां पर रही। तो इस सब के बीच में हिंदी 15 सालों तक हो सकते हैं, 15 साल की बात आई थी। और उससे पहले तेलुगु का सवाल उठ गया। तेलुगु भाषा का सवाल 1952 में एक थे पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने 56 दिन का आंदोलन चलाया और उसमें उनकी जान चली गई। तेलुगु की भाषा, तेलुगु भाषी राज्य बनाने की बात करें। उसके बाद ही फिर भाषावार राज्यों के गठन की बात 1956 में हुई कि स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया, जिसका आरएसएस ने उस समय भी मतलब विरोध किया था। उनका कहना था इससे सेपरेशन बढ़ेगा। नहीं, मैं जो सवाल जानना चाह रहा था वो यही कि द्रविड़ कड़गम 1944 में बनती है और एक पूरा माहौल हम साउथ में देख रहे हैं जो नॉर्थ जिससे बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं कर सकता है, अलग सा था कुछ, बिल्कुल अलग। तो उस समय हिंदी को एक तरीके से थोपने जैसी बात हो गई ना। वो लोग तो वही कह रहे थे कि भाई हम पर आप क्यों थोप रहे हैं, आपको पढ़ना हो पढ़िए हिंदी, हम तो नहीं रोक रहे हैं। आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ेंगे और हम अपनी तमिल भी पढ़ेंगे, तेलुगु भी पढ़ेंगे, साथ में अंग्रेजी पढ़ेंगे और हम हिंदी भी पढ़ेंगे। फिर उनका कहना था हिंदी में है क्या, हमारे पास तो तमिल 5000 साल पुरानी है और आप जिस हिंदी की बात करते हैं वो अभी 60-70 साल मतलब हिंदी को थोपने का जो कोशिशें हैं वो उसी वक्त से चल रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का एक स्वप्न इसलिए देखा गया कि एक राष्ट्र राज्य की एक भाषा होनी चाहिए, ये माना गया दुनिया में जहाँ जहाँ बने। लेकिन भारत में इतनी विविधताएं थी तो ये सोचा गया कि दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार हो, और शुरू में हिंदी का प्रचार हुआ भी। राजा जी जब राजगोपालाचारी 1937 में मुख्यमंत्री थे तो हिंदी वहाँ पढ़ाई जाती थी। लेकिन फिर एक राजनीतिक मुद्दा बनता चला गया, खासतौर पर द्रविड़ आंदोलन के साथ उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसके साथ उन्होंने हिंदी को भी निशाना बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ी पार्टी के रूप में 1949 आते आते द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनकर सामने आ जाती है। और वो आंदोलन खासतौर पर जब भाषावार राज्य के समय जो आंदोलन हुआ तो सबसे ज़्यादा तीव्र विरोध हिंदी का कहाँ हुआ, वो तमिलनाडु में हुआ और फिर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है। जिसके बाद 1967 में जब वो सरकार बना लेती है तो आज तक द्रविड़ पार्टियां ही तमिलनाडु में शासन करें। इसलिए आप एक ध्यान दीजिए, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सनातन के नाम पर खूब उत्तर भारत में खास तौर पर मोदी जी और तमाम लोगों ने कि भाई स्टालिन के बेटे ने उदय ने वो सनातन के नाम पर ये कह दिया वो कह दिया, और देखिए साहब ये तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। तो नॉर्थ में आप वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन साउथ में तमिलनाडु में जिस अन्नामलाई को इन्होंने अपना चेहरा बनाया था उसको इस बार इन्होंने टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि एआईडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और एआईडीएमके और डीएमके में राजनीतिक पार्टी का फर्क तो है, लेकिन दोनों पेरियारवादी हैं, विचारधारा सेम है। तो इस बार एआईडीएमके ने, पिछली बार इन्होंने ये सब किया था तो उसका बड़ा नुकसान हुआ, तो एआईडीएमके ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए सनातन एक धर्म है, आप कह रहे हैं सनातन धर्म है, उनके लिए सनातन का मतलब है आर्य आक्रमण, उनके लिए है मंदिर प्रवेश से वंचित करना, उनके लिए सनातन का मतलब है अस्पृश्यता, उनके लिए इरेशनैलिटी है। तो वो सनातन को इस तरह से देखते हैं। अब आइडिया ऑफ इंडिया हमसे कहता है कि आप सभी दृष्टियों को समाहित करिए, इंक्लूसिव, यानी अगर आप भारत की एकता चाहते हैं तो दक्षिण के लोगों को ये भरोसा देना होगा कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी जो भाषा को लेकर समझ है, उनकी जो संस्कृति को लेकर समझ है, उसका भी सम्मान आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आरएसएस है वो कह रहा है 1 नेशन 1 स्टेट 1 लेजिस्लेचर एंड 1 एग्जीक्यूटिव। तो आप उस कहानी को मान्यता, आप जब 300 वर्जन है रामायण के, आपने सुना होगा एक बहुत मशहूर लेख है 300 रामायणास, लेकिन आप एक ही रामायण को मानते हैं, है ना, और आप चाहते हैं वही सब लोग माने। दक्षिण के लोग कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। अच्छा, आप मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अपना अपना मानते हैं, वो कह रहे हैं हम अपना माने, पर आप वहां जाकर जो है एकदम दूसरी बातें करने लगते हैं कि जैसे वो देश के खिलाफ है। वो अपनी उन मान्यताओं के साथ भी भारतीय रह सकते हैं। Exactly. जबकि आपका कहना है कि भारतीय वही है जो आपके हिसाब से अपने धर्म और संस्कृति को विश्वास में लेता है या मानता है, क्योंकि आप तो कह चुके हैं कि भाई अगर भारत में रहना है नॉन हिंदुओं को भी तो हिंदू संस्कृति को अपनाना पड़ेगा पूरी तरह, अन्यथा सेकेंड
ग्रेट सिटीजन उनके रहे। वैचारिक पुरखों की पूरी विचारधारा तो यही है। पूरी विचारधारा यही बार बार, और यही लड़ाई है। अब चूंकि वहां वो जीत नहीं पा रहे, इनके अश्वमेध के उस घोड़े को दक्षिण भारत ने बांध लिया है, तो अब इन्होंने पिछले रास्ते से महिला आरक्षण का बोर्ड लगाकर ये कहा कि हम जो है धीरे से परिसीमन का ये पूरा खेल कर लेते हैं, 850 हम बढ़ा देंगे। और उस बिल में कहीं नहीं लिखा था कि हम किस आधार पर, यानी जिसको ये बाद में कहने लगे कि अनुपात वही रहेगा 50 पर, उस बिल में कहीं नहीं था। उसमें यह था कि आबादी के हिसाब से जो है अब तक का, कि भाई आपकी जो जितनी जिसकी आबादी होगी उतने उसके प्रतिनिधि होंगे। तो दक्षिण भारत का कहना है कि हमने फैमिली प्लानिंग का लागू किया, हमने आबादी पर नियंत्रण पाया है, तो उसका आप हमें दंड दे रहे हैं। हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसटी वगैरह के जरिए, तो उसका हमें दंड मिलेगा कि हमारे प्रतिनिधि उत्तर की तुलना में कम हो जाएंगे। और अगर आज की आप स्थिति देखें तो जो है, अगर वही मान लिया जाए कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, जिसको ये कह रहे हैं वन वोट वन वैल्यू, वो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है, तो डेमोक्रेसी का सिद्धांत भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी है, संघवाद भी है। किसी राज्य को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे आप एलिनेट कर रहे हैं या देश की नीतियों को बनाने और उसके संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं। आप अपने सहूलत के हिसाब से एक पॉइंट निकाल लें और उसका केवल ढिंढोरा पीटे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो है, वन वोट है, लेकिन फिर भारत एक संघीय राज्य भी है ना। राइट। तो आप कल ये कहते हैं कि भाई हम अगर इस देश में केवल 4-5 राज्यों से ही इतनी सीट ले आए कि आप बहुमत प्राप्त कर लें, तो आप क्या बाकी राज्यों का कोई महत्व नहीं होगा? पंकज जी, एक मैं सोच रहा था बस ऐसे ही, बिल्कुल और डिकोड करते हुए जब मैंने देखा तो 80-20 का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे जो इनके लोग हैं, उम्मीदवार रहते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं ही असम के, ये लोग कहते हैं मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि संख्या के हिसाब से इन्हें पता है कि 20% है, नहीं भी देंगे तो हमारा क्या जाएगा, हम जीत तो जाएंगे ही। क्या आपको नहीं लगता कि उसी सूरत में दक्षिण भारत को पहुंचा देना चाहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं भाई तुम्हारा? बिल्कुल। तो मुसलमान केवल मुसलमान नहीं, रिलीजियस आइडेंटिटी लोग ना समझे, वो तमाम लोग जो इनके रास्ते में आ सकता है सब मुसलमान हैं, वो सब वो जो अन्य है, दरअसल वो अदर जो अदरिंग करना है, अन्य बना देना है कि भाई भारतीय संस्कृति तो ये है जो राम को मानती है, जो कृष्ण को मानती है, ये जो उत्तर भारत की सोच समझ है वही केवल भारतीय संस्कृति है। उस संस्कृति में अगर साउथ इंडिया है तो वो अपने तरीके से चीजों को देखता है ना। तो वहां पर चूंकि अब वहां ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुल के लिखा पढ़ा बोला जाता है, और आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, एक जगह है त्रिचुरापल्ली, वहां पेरियार की मूर्ति बाकायदा लगी है, और उसके नीचे जानते हैं क्या लिखा है? आज भी लिखा है, उसमें लिखा है कि ईश्वर की जिसने कल्पना की है वो मूर्ख है, जो ईश्वर की पूजा करता है वो शातिर है, और जो ईश्वर का प्रचार करता है वो बर्बर है। ये बात लिखी हुई है। तो वहां पर ईश्वर को देखने का ये तरीका है, वो नहीं मानते हैं। और आप यहां हर चीज ईश्वर के नाम पर कर रहे हैं, मंदिर बनाकर। पूरा साउथ नास्तिक थोड़ी है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन साउथ में जैसे वहां पर मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, इतने विशाल मंदिर नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि वहां पर जो पुरोहितवाद रहा है उसका जो खासतौर पर पिछली सदी तक जो शोषण रहा है वो इतना तीव्र रहा है, और पिछड़े और दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। जैसे तमिलनाडु में 3% ब्राह्मण है केवल, लेकिन उनका कब्जा रहा एक जमाने में पूरे सामाजिक राजनीतिक जीवन में। वहां पर जैसे केरल की बात करिए, त्रावणकोर में हालत ये थी कि जो त्रावणकोर के राजा थे वो विष्णु के अवतार अपने को बताते थे। और वो महाराजा मूवी जो आई थी एक, शायद वो गुजरात का है ना। तो वहां पर यह था कि स्त्रियों से, शूद्र स्त्रियों से स्तन टैक्स लिया जाता था कि अगर आपको अपना स्तन ढकना है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके खिलाफ आंदोलन इस हद तक हुआ कि एक महिला ने अपना स्तन काट दिया, ले जाओ। तो ब्राह्मणवादी शोषण का वहां पर जबरदस्त तनाव था। तो केरल में खासतौर पर वामपंथियों का जबरदस्त आंदोलन हुआ, यानी सामंतवाद के खिलाफ जो वहां लड़ाई रही है वो उसमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई बाकायदा नत्थी रही है। तो वोट की ताकत भी उनके पास है। और जहां ये कर्नाटक में थोड़ा बहुत घुसने का प्रयास किया इन्होंने, और हर जगह जाके हिंदू मुसलमान करते हैं। जिस टीपू सुल्तान को एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सलाम करते थे, अब उस टीपू सुल्तान को उन्होंने मुस्लिम ऐसे राजा के रूप में चित्रित किया जो पहला शहीद है एक
सुल्तान के रूप में अंग्रेजों से लड़ाई का, जिसने रॉकेट का आविष्कार किया, उसको आपने इस समय पूरा वोट के लिए हिंदुओं पर आक्रमण करने वाले के रूप में, झूठ उसमें भी, क्योंकि उसके बहुत सारे, उसका मंत्री ही पुनैया जो है वो ब्राह्मण था, शंकराचार्य की उसने हिफाजत की, उनके मठ की, मराठों से लड़ते हुए। लेकिन ये जहां जाते हैं, आप मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में जो आंदोलन होता था वो आदिवासियों का आंदोलन होता था और उनकी जो शिकायतें थी उसके लिए लड़ते थे। ये वहां पहुंचे, इन्होंने मैतेई को हिंदू बना दिया और कुकी ईसाई हो गए, और 2 साल हो गया, आग लगी हुई है वहां पर। इस समय भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, वहां आंदोलन भड़का हुआ। They always find a way कि कैसे डिवाइड करो और एक पक्ष को दूसरे से पीड़ित बताओ और उसको अपनी ताकत बना लो। हर जगह, जैसे उत्तर भारत ही आए तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए मुलायम सिंह यादव तमाम ऐतिहासिक कारणों से वहां पर मुख्यमंत्री हैं और यादव समाज थोड़ा पिछड़ों में आगे था, तो उन्होंने यादवों के खिलाफ पूरी एक गोलबंदी कर दी। इधर हरियाणा में जाटों के खिलाफ इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही विभाजनकारी है। तो यहां तो आप वोट पाके सरकार बना ले रहे हैं, लेकिन दक्षिण के साथ ऐसा करेंगे तो फिर आप द्रविड़ नाडु के आंदोलन को जीवित करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि जो संविधान ने आश्वासन दिया है उस आश्वासन के साथ आप खेल कर रहे हैं। आप उनको अन्य मत समझिए, लेकिन जैसे ही आप हिंदुस्तान करते हैं, जैसे ही आप सनातन की बात करते हैं, आप अदर कर देते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से आप धर्म को लेते हैं उस तरह वो नहीं लेते हैं, जिस तरह आप सनातन की बात करते हैं वो नहीं लेते हैं। अच्छा, तो फर्क है दोनों में। अच्छा, दूसरी बात यह है, आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म ही आपको अलग होने की इजाजत देता है। भाई उसी धर्म में परंपराएं नास्तिकता की भी हैं और अलग अलग पूजा पद्धति भी। अब जैसे मोदी जी ने कहा कि जो लोग विरोध में काली शर्ट पहन के गए, काला टीका लगा दिया। अभी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ब्लैक शर्ट मूवमेंट है, राइट, जो 1945 में चला। आप पता नहीं क्यों काली शर्ट पहने, हम नहीं जानते, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों के लिए काली शर्ट पहनना वो दरअसल एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक है। वहां 1945 में ब्लैक शर्ट मूवमेंट चला बाकायदा, और आज भी वो लोग पहनते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जब काले झंडे लगाए गए पूरे तमिलनाडु में इस बिल के खिलाफ, तो वहां पर स्टालिन ने भी ब्लैक शर्ट पहनी और इस बिल को जलाया। जो लोकसभा में, राज्यसभा में डीएमके के लोग आए वो ब्लैक शर्ट पहने थे। तो उसकी हिस्ट्री है ब्लैक शर्ट मूवमेंट। लेकिन इतिहास की समझ अब मोदी जी को पता नहीं कि आप जब काला टीका कह रहे हैं तो आप दरअसल उनको फिर से कोच रहे हैं, आप याद दिला रहे हैं उनके आत्मसम्मान के आंदोलन को। उस ब्लैक शर्ट मूवमेंट में उन्होंने यही किया था, सारे अंधविश्वास के प्रतीकों का विरोध किया था, तमाम इस तरह की ऐसी धार्मिक किताबों का विरोध किया था जो आपको जाति प्रथा जो मानती हैं। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं ये काला रंग जो है खराब होता है तो हम काला पहनेंगे। वो ब्लैक इसलिए पहन रहे हैं कि आपके हिसाब से काला असुंदर है, तो हम दिखाते हैं। आप कह रहे हैं ना हम गोरे हैं। जो आर्यों की पूरा जो शारीरिक वो है कि गौर वर्ण, उन्नत माथा, लंबी नासिका, और बहुत से आपके ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं जिसमें राक्षसों या असुरों को इसी तरह से चिन्हित किया गया है ना, काला रंग और चौड़ी नाक, मोटी नाक। और अभी भी जब रामलीला होती है तो जो राक्षस दल बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, उनको काले रंग से पोतते हैं, राइट, है ना। तो ये जो यहाँ के आदिवासी जिस तरह के थे, जिस तरह वो अपना एक सर पे सींगों वाला वो लगाते थे, उसको आपने बता दिया उनके सींगें होती हैं। तो आपने यही पढ़ाया है। आप समझ ही नहीं रहे कि दक्षिण भारत के लोग उससे कितना बुरा मानते हैं या कितना उससे वो अपने को अलगाव में महसूस करते हैं। तो आप काला टीका कह रहे हैं और आप ब्लैक शर्ट मूवमेंट की याद दिला रहे हैं। दिक्कत क्या है कि इन लोगों का जो वर्ल्ड व्यू है, जो खास तौर पर जो भारत को देखने की दृष्टि है, वो बेहद संकीर्ण है। खास तौर पर जो पूरी आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, वो भारत को देखने की दृष्टि ही बेहद संकीर्ण आधार पर ले जा रहे हैं। इसलिए वो नहीं समझ पाते कि दक्षिण के लोग ऐसा क्यों करते। वो समझ ही नहीं पाते कि हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है। उन्हें लगता है कि ये सब देशद्रोही लोग हैं। वो हिंदी विरोधी नहीं है, वो कह रहे हैं हम अपनी भाषा में सब कुछ कर सकते हैं। हमारी तमिल की 5000 साल की हिस्ट्री है, हमें क्यों पढ़े हम हिंदी भाई? ठीक बात है। आप अंग्रेजी, आप तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं,
और हिंदी पढ़ रहे हैं, और हम तमिल भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, अंग्रेजी भी पढ़े, तो हम अपने बच्चों पर इतना वो क्यों दें? अतिरिक्त दबाव क्यों हमारे ऊपर? सीधी सी बात। और हिंदी पढ़ा के आपने क्या एक्स्ट्रा अचीव कर लिया है आपने वो हिंदी दिखा में दीजिए। कौन सी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसका तमिल में अनुवाद मजबूर हो जाए वहां के लोग करने के लिए? क्या आपने ज्ञान विज्ञान के परिसर में कोई ऐसी सैद्धांतिक बात सामने लाई है किसी किताब के जरिए? हिंदी में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आमतौर पर कविता कहानी ही है हमारे पास, है ना। हमारे पास तो साइंस भी नहीं है ना, टेक्नोलॉजी में भी किताबें नहीं है, तो कोई क्यों पढ़ेगा हिंदी? खास तौर पर जब यहाँ के लोग भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और जिस दक्षिण भारत ने उस अंग्रेजी के दम पर एक तरह से जब कंप्यूटर समय पर आ गया और अंग्रेजी और कंप्यूटर का जो रिश्ता है उसका लाभ दक्षिण भारत इसीलिए उठा सका ना, कि जो पूरा सिलिकॉन वैली है अमेरिका की, वहां पे साउथ इंडिया के लड़के पहुंच गए क्योंकि वो अंग्रेजी जानते थे जी। है ना। तो आप जो ये पूरा भारत का विचार है, उस विचार को आप कमजोर करना चाहते हो उस परिसीमन के जरिए। और परिसीमन आप किस तरह करते हैं? अभी असम में परिसीमन हुआ है, उसमें तमाम ऐसे जिले, ऐसी सीटें, करीब 50 से 60 सीटें ऐसी थी जिसमें जहां चाय बागान जो आदिवासी थे वहां काम करने वाले, उनका प्रभुत्व था, मुसलमानों का था, उसको उन्होंने बुरी तरह विभाजित करके उनके एक एक टुकड़ों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जोड़ दिया। डीमार्केट कर लिया गया अपना वोट बैंक, और इस तरीके से आपने कहा हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और उसके बाद मुसलमान जहां जहां बड़ी तादाद में वोटर है उसको काट दिया और उसके टुकड़ों को कहीं कहीं अलग अलग छितरा दिए। मतलब निर्णायक भूमिका में आपके खिलाफ रहने वाला जो आपको लगता है वोट समूह है, उसे आप अलग थलग कर दें। इसी तरह ये दक्षिण को करना चाहते हैं कि नहीं भी दोगे तो भी हमारी सरकार बनेगी। ऐसा करते हुए लेकिन आप भारत की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक बात। एक चीज समझाइए कॉन्सेप्चुअली। देखिए, सांसद जो होता है सर, वो जनप्रतिनिधि होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। भाई एक जगह पे 100 लोग हैं और मान लीजिए 100 लोगों के लिए एक प्रतिनिधि चाहिए, और कहीं पे 200 लोग हैं तो 200 को तो 2 प्रतिनिधि मिलेगा, जाहिर सी बात है। मेरिट्स पे मैं आऊँगा, है ना, कि 1970 के दशक में चलिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बातें चली, वो नसबंदी वाला पूरा अभियान चला और फैमिली प्लानिंग की, साक्षरता बहुत ज़्यादा थी, दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या कम रही, उन लोगों ने, मतलब ये सक्सेसफुल स्टोरी है साउथ की। लेकिन वस्तु स्थिति तो अब ये है ना कि जनसंख्या वहाँ पर कम है, जनसंख्या कम है तो जनप्रतिनिधित्व भी कम रहेगा, जनप्रतिनिधि भी कम रहेंगे। ये तो स्वाभाविक सी स्थिति है ना साउथ नहीं, की। अगर आप स्वाभाविक बताएंगे तो फिर इस देश का टूटना भी स्वाभाविक हो जाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज युगोस्लाविया या सोवियत यूनियन कहाँ है? हमको तो ये रास्ता निकालना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति ना आए। यानी आप नॉर्थ में इतनी आबादी बढ़ा लीजिए कि आपके फिर वो कहेंगे हम क्यों माने भाई। होना तो चाहिए सभी राज्यों का वजन संसद में बराबर हो। एक आदर्श स्थिति तो ये होगी। आप ठीक है, आप जनप्रतिनिधि जितने चाहे चुन लीजिए, आप 2000 चुन लीजिए, आप हर 5000 पे एक प्रतिनिधि चुन लीजिए, लेकिन जब संसद में बैठे तो हर राज्य को ये लगना चाहिए कि वो भी बराबर का भागीदार। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, फिर आप कर लीजिए अपना, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। आप फिर एक नए किस्म के आंदोलन को, जो अतीत में रहा, जैसे बड़ी मुश्किल से शांत किया गया, तमिलनाडु के आंदोलन को यही कह के तो शांत किया गया कि आज़ाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा सुरक्षित रहेगी। तो शास्त्री जी थे 65 में जब हिंदी आंदोलन चला था, उन्होंने ही आश्वासन दिया कि जब तक, सोचिए राष्ट्रीय एकता कैसे बनाई जाती है। एक तरफ ये हो सकता था कि भारत का प्रधानमंत्री कहते कि नहीं, संविधान में लिखा है कि 15 साल चलेगी तो 15 साल चलेगी, लगा देंगे सेना, मार देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन क्या कहा उन्होंने? कहा नहीं, जब तक एक भी राज्य इस बात को कहेगा कि अंग्रेजी को होना चाहिए हिंदी के साथ साथ, तब तक हिंदी राजभाषा के रूप में नहीं थोपी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। आज भी है, लेकिन अंग्रेजी भी साथ में है। साउथ वाले ये मांग तो नहीं कर रहे हैं ना कि हिंदी हटा दीजिए, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी रहेगी, आप करिए हिंदी में। असल में ये भी समझने की बात है दर्शकों को, तो अब उनका विरोध नहीं है हिंदी से। नहीं, वो कह रहे हैं आप पढ़िए हिंदी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हिंदी क्षेत्र में जितने भी पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग हैं,
वो अपने बच्चों को हिंदी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। Right. हमको बताइए कोई पढ़े लिखे होने का मानक हो गया कि अंग्रेजी कितना अच्छा बोलते हो। सीधी सी बात है, ये अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़े। तो आप तो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने बच्चों को पहली कोशिश करते हैं कि विदेश पढ़ने चला जाए, और आप दक्षिण भारत के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हिंदी पढ़ेंगे। अरे दम है तो हिंदी को इतनी ताकतवर बनाइए कि पूरी दुनिया के लोग मजबूर हो जाए उसको पढ़ने के लिए। लाइए इतना जाहिर सी दम, बात है। तब लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या है कि वो हिंदी को पढ़े, जब हिंदी वाले हिंदी पढ़ने को तैयार नहीं। अभी हिंदी माध्यम से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की एक सुविधा दी गई कि आप मेडिकल पढ़ाई पढ़ सकते हैं। पता चला कि एक भी लड़के ने हिंदी में वहां पे नहीं इम्तिहान दिया। क्यों? वो तो हिंदी के लोग ही है ना, कि उन्हें पता है कि हम हिंदी में पढ़ के किसी तरह की डिग्री ले भी लें तो आगे हमारे कहीं एडमिशन नहीं होगा। तो भाषा कि किसी भी भाषा के विकसित होने के, उसके महत्व पाने के बहुत से कारण होते हैं। ये जो आज अंग्रेजी है, एक ज़माने में ये गड़रियों की भाषा मानी जाती थी। जो पढ़े लिखे लोग थे यूरोप के, वो अंग्रेजी थोड़ी पढ़ते थे, उन्होंने फ्रेंच उनके लिए महत्वपूर्ण थी, लैटिन इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी का विस्तार हुआ, जैसे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में अंग्रेजी अमेरिका से लेकर और हर जगह फैल गई। तो आधिकारिक रूप से तो अभी भी वो 2-4-6 देशों की ही भाषा है ना। तो हिंदी को चाहने वालों का जब ताकत बढ़ती है, उनका पावर बढ़ता है, तो हिंदी फैलेगी। तो हिंदी ऐसे नहीं फैलेगी, आपको उसमें साइंस टेक्नोलॉजी से विकसित भी करना सब करना पड़ेगा ना। केवल आप तलवार के दम पे हिंदी नहीं पढ़ा सकते। आप लोगों को, आज तो कोई अंग्रेज हमारे देश में शासन नहीं कर रहा, फिर हम क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? इसलिए कि अंग्रेजी पढ़ के हमें वैश्विक स्तर पर जुड़ने की या वैश्विक स्तर पर अवसर पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो यहां पर जो पूरा हिंदी हिंदुस्तान को लेकर चलने वाली आरएसएस है, वो दरअसल इस बात को नहीं समझ पा रही कि दक्षिण वाले उस तरह नहीं सोचते हैं जैसे आप यहां पर सोचते हैं। और जैसे कि योगी जी उत्तर प्रदेश में जो जहां जिनको माना जाता है कि भाई ये तीर्थ हैं, काशी हो, मथुरा हो, वहां पर मांस की बिक्री नहीं होगी, इसकी मांग उठती है। बहुत बार बार कुछ ना कुछ इस पे बवाल होता है, मारपीट भी होती है। लेकिन जब बंगाल में आपको चुनाव लड़ना है तो बीजेपी के लोग मछली हाथ में हिलाते हुए वोट मांग रहे हैं इस समय। क्यों? इसलिए कि बंगाल में काली पूजा भी या कोई भी पूजा बिना मछली के नहीं होती है। अब यहां का जो आपका दिमाग है, जो गंगा यमुना दोआबे में बैठा हुआ है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि किसी धार्मिक आयोजन में मछली कैसे हो सकती है। ठीक बात है। पर आप तो दरभंगा के हैं, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, आप बताइए आपके यहाँ कौन सा ऐसा अनुष्ठान धार्मिक होता है जिसमें मछली ना हो? संभव ही नहीं है। अब समझ रहे हैं? तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हिंदू धर्म के अंदर भी विविधता है और वो भोजन की भी विविधता है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब अगर आप धार्मिक हैं तो आप मांसाहार नहीं करेंगे, मांसाहार भी उसका हिस्सा होगा। तो आपको भाषा, भूषा, भोजन, सबकी विविधताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। और अगर किसी को लगता है कि उसके इस अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है तो फिर आप अपराधी होंगे उसको अलगाव में डालने के लिए। आप दरअसल इस देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर दक्षिण के लोगों को ये लग रहा है, मैं नहीं कहता सही है गलत है, ये प्रधानमंत्री का धर्म है, जिम्मेदारी है कि वो स्टालिन के साथ जाके बैठें और कहें भाई ऐसा नहीं होगा आपके साथ, उन्हें आश्वस्त करें, जैसे शास्त्री जी ने आश्वस्त किया, बाद में इंदिरा जी ने किया, कि हिंदी किसी पर भी थोपी नहीं जाएगी और अंग्रेजी तब तक रहेगी जब तक एक भी राज्य, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट का भी कोई एक राज्य ये कहता है कि नहीं अंग्रेजी रहनी चाहिए तो रहेगी। जब तक इस देश के सभी राज्य नहीं कह देते कि अब अंग्रेजी को हट जाना चाहिए और हिंदी में सब कुछ होना चाहिए, तब तक अंग्रेजी रहेगी। वो एक न्याय का बेसिक जो सिद्धांत है कि एक भी आदमी के साथ ज्यादती ना हो, एक भी बेगुनाह को सजा ना मिले। हम किस घर को अपना घर कहते हैं? जिस घर में हमें किसी भी तरह, हम कमरे में अपने बैठे, हम चाहे तहमत पहने, चाहे जांघिया पहने, चाहे केवल बनियान में बैठे, और हमें यह भी अधिकार होना चाहिए कि हम अपने भाई से लड़ लें।
हम अपनी माँ से भी कुछ कह सकते हैं, हम अपने पिता से भी कुछ कह सकते हैं, वो पिता हमको डांट भी सकता है, हम कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो किसी को नागवार गुजर जाए, लेकिन सबको पता है ये घर हमारा है। राइट। जिस दिन हमें लगेगा कि हम किसी मेहमान हैं कहीं पर, तो हम कितने ऐसे रहते हैं, चुपचाप एक तरफ कोने में बैठे रहते हैं। अब आपने जो बात कही वहां से मतलब गोलवलकर हमारा घर, हमारा देश होने का सबसे बड़ी कसौटी ये है कि हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी भूषा, ये हमारे नियंत्रण में हो, हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो। अगर हमें इस पर चोट पहुंचती है तो फिर हम लड़ेंगे भी नहीं। और आप जान लीजिए, अगर कोई समुदाय लड़ने से इनकार कर देता है तो इसका मतलब है वो इस देश को अपना देश नहीं मानता है। वो इसीलिए लड़ता है कि वो मान रहा है हमारा देश है। और ये एहसास आपने डेवलप किया है जब वो लड़ना बंद करता है तो। और ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, और ये जब आप बात कह रहे हैं तो मुझे वो वैचारिकी एकदम से मेरे दिमाग में कौन जाती है दोबारा। गोलवलकर साहब की जो किताब है, कि गोलवलकर की ही है शायद, वी एंड आवर नेशन ऑफ डिफेंस, जिसमें वो कहते हैं कि भाई मुसलमान यहाँ पर तब तक रहें जब हिंदू चाहें और हिंदुओं की तरह से रहें, और जिस दिन हिंदू कहें कि भैया बस हो गया तुम्हारा, वहाँ उस दिन यहाँ से चले सेकेंड ग्रेड सिटीजन रहो। वो ये मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आप बाहर नहीं कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा। SIR क्या है? SIR का पूरा विचार वही है। बांग्लादेशी यहाँ पे अभी तक तो नहीं मिले हैं इतने, और बांग्लादेश की पिछले दिनों जो पूरी तरक्की की कहानी थी, उसकी ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा थी। यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पे क्या रोजगार करने आएगा? तो यहाँ पर जो भी बांग्ला बोलता हुआ दक्षिण दिल्ली में मिलता है, उसकी पिटाई आप कर देते हैं अगर वो मुसलमान है। तो बांग्ला बोलना दिल्ली में बांग्लादेशी होना है, ये जो समझ है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। वो है ना, शौके दीदार अगर हो तो नजर पैदा। और दरअसल इस वैचारिकी के जो लोग हैं, जो किसी भी तरीके से कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर बांटने में यकीन करते हैं, वो शायद देश को आज तक देख ही नहीं पाए। बिल्कुल, हिंदुस्तान है क्या, हिंदुस्तान का आइडिया क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान को अगर वो देखते तो उन्हें दक्षिण के वो राज्य भी दिखते, नॉर्थ ईस्ट भी दिखता, उन्हें मणिपुर भी दिख रहा होता, उन्हें बंगाल के वो पीड़ित लोग भी दिखते जिनका वोट आपने काट लिया और जिनसे न्यायालय भी कहता है अगली बार। मतलब मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा, आग लगी हुई है। और भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहा है कि हम इतने बड़े महिलाओं के हितैषी हैं, आज तक गए नहीं वहां पे। वो क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर जिस तरह से पहलवानों के साथ जो हुआ, आपने उस सांसद को जो जिस पर आरोप था अपनी पार्टी से हटाया नहीं, उसके बेटे को सांसद बना दिया, और आप बात कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है ना, कैबिनेट में आपके एक मंत्री हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। बिल्कुल, और आप एक पूरी दुनिया में जिनका नाम आया है एप्स्टीन फाइल में, उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें अलग कर रहे हैं, इस्तीफा लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो महिला आरक्षण विधेयक 3 साल पहले आप खुद पीठ थपथपा चुके हैं कि पारित हो गया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, महिला आरक्षण का जो पूरा इतिहास है अगर आप देखें, तो जब पहली बार आया राजीव गांधी के समय 1989 में, जब पंचायत में उन्होंने देना चाहा, तो बीजेपी ने विरोध किया था उसका, और वो नहीं पारित हो पाया था। लोकसभा से हो गया, राज्यसभा में नहीं हो पाया, फिर वो नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ। तो ये उसकी वजह आपने पिछले दिनों सुना होगा कि मोहन भागवत ने क्या कहा था कि जो हिंदू महिला है उसका काम घर के अंदर परिवार चलाना, आदर्श नारी वाली मनुस्मृति का जो बिल्कुल आदर्श नारी। और अभी कह रहे हैं कि हर हिंदू महिला को 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो बच्चे पालने की मशीन है महिलाएं आपके लिए। तो आपका जो हिंदू राष्ट्र में जो आदर्श हिंदू परिवार है, उसमें तो स्त्रियों के लिए बाहर का कोई स्थान ही नहीं है। और अभी भी जो स्त्री सुबोधिनी जैसी किताबें छप रही हैं गीता प्रेस से, उन्हीं को आप आदर्श मानते हैं, और आप बार बार ये कहते हैं। इसीलिए आपने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, डॉक्टर अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके थे पूरे देश में। क्या था वो? महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाई गई थी, लड़कियों को पिता की संपत्ति में हक दिया गया था, उन्हें जीवन साथी चयन का अधिकार दिया गया था। यही सब तो था हिंदू कोड बिल में जी। और आपने पारित नहीं होने दिया था। इतना विरोध पूरे देश में किया तो नेहरू ने कहा कि भाई ठीक है, ये लोग ये भी कह रहे थे कि आपको तो अभी चुना ही नहीं गया, आप कैसे कर सकते हैं, अभी तो पहला चुनाव ही नहीं हुआ, आप तो एक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री बन गए। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, हम 52 का इलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद बताते। तो डॉक्टर अंबेडकर उस पर नाराज हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर,
लेकिन 52 में इन्होंने बाकायदा एक तरह से उसको जनमत संग्रह की तरह पेश किया, लेकिन नेहरू जी को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में हिंदू कोड बिल के जितने प्रावधान थे उनको लागू किया। आज भी कोई महिला, कोई लड़की जो बालिग है, अपने किसी मित्र के साथ किसी पार्क में बैठती है तो आपके लोग डंडा लेके उन्हें मारने पहुंच जाते हैं। आप महिलाओं की उसकी बात कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड आपकी सरकारें बनाती है। आप चाहते नहीं कि स्त्री कोई निर्णय ले, और उस निर्णय लेने में अपना मित्र चुनने का भी उसे अधिकार है। अच्छा, जिन पौराणिक ग्रंथों की आप बात कर रहे हैं, उन पौराणिक ग्रंथों को भी देखेंगे, उनके सही गलत, उनका डिबेट अलग, लेकिन उसमें भी चयन का अधिकार तो दिखता है। आप छीन लेना चाहते हैं। शिव की जो पूरी कहानी है, पार्वती की जो पूरी कहानी है, पार्वती के पिता और माता तो बहुत खिलाफ थे ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। वो राजा की पुत्री और ये शमशान की भस्म को लपेटे रहने वाला एक अवघड़, जिसके आसपास भूत पिशाच टाइप, यानी जो आदिम संस्कृति के लोग, जो पहाड़ पे रहता है, घर भी नहीं है, तो वो तो स्त्री के चयन के अधिकार की ही मुनादी है ना, जिसको आप शिवरात्रि कह के मनाते हैं। एग्जैक्टली। और जब यहां पर स्त्री चयन संस्कृति अलग है, एकदम दो अलग संस्कृतियां हैं ना। जो सांप के साथ रह रहा है, जो चूहा भी है वहां, सांप भी है, बैल भी है, सिंह भी है, यानी जो प्रकृति के साथ रह रहा है, जो नागर सभ्यता का नहीं है, तो अलग ही विचार का, अलग ही संस्कृति का व्यक्ति हुआ ना। लेकिन पार्वती कहती है मैं इसी से विवाह करूं, और करती है वो। तो आप यहां पर कोई लड़की, अगर आप जो पूरा लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो दरअसल ये है कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं, लड़कियां मूर्ख होती हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी को देखेंगी उसके साथ वो शादी ही कर लेंगी, और कोई बहला फुसला के करवा लेगा आराम से। और 2-3 साल तक कोई सुहेल जो है वो उनको बहलाएगा, फुसलाएगा, समीर बनके या सुशांत बनके, वो जान नहीं पाएंगी, उससे शादी कर लेंगी। यानी लड़कियों की अकल ही नहीं होती, ये मान्यता है जो लोग लव जिहाद को मानते हैं। तो वैचारिक इनकी यही तो है कि स्त्रियां वही क्रिएचर हैं जिनको कभी आजाद नहीं छोड़ा जाता। नहीं, मनुस्मृति कहती है कि पिता के अधीन रहो बचपन में, पति के अधीन रहो जवानी में, पुत्र के अधीन रहो बुढ़ापे में। यही है ना पूरा। तो ये इनकी विचारधारा ही स्त्रियों को आजादी देने के खिलाफ है। अब ये अलग बात है कि जो इस देश में संविधान बना, जिसने पढ़ने लिखने वोट देने का अधिकार सब स्त्रियों को दिया, उसकी वजह से एक बड़ा वर्ग सामने आ गया है। स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, और एक तरह से इनके विचार से टकरा रही हैं, जो इनको सहज स्वीकार नहीं हो पा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ये विरोध कर रहे थे और आज ये ला रहे हैं, तो क्यों 9 साल बाद याद आई? भाई 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, 2010 में जो आया था बिल, जो राज्यसभा से था, जो लैप्स नहीं होता, आप उसको लोकसभा से पास कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने 2014 में नहीं किया, 15 में नहीं किया, 16 में, 17 में, 18 में राहुल गांधी ने पत्र लिखा, आप चाहते तो कर देते, 19 में लागू हो जाता, आपने नहीं किया। आपने किया कब? 2023 में, 9 साल बाद लागू नहीं किया। और उसमें लागू नहीं, उसमें आपने खुद ही, जिसको आज आप हटाने की बात कर रहे हैं, उसमें जाति जनगणना और परिसीमन का जो फच्चर है वो आपने फंसाया था। नहीं तो 2024 में लागू हो जाता। उस समय सारे विपक्ष ने मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण आज भी कोई देख सकता है, साफ कहा था कि आप करिए और 2024 में लागू कर दीजिए। तब आपने लागू नहीं किया, और 3 साल बाद आप विपक्ष पे ये खबरें चलवा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो तो महिला आरक्षण के खिलाफ है। देखिए, गिरा दिया। अरे महिला आरक्षण पास हो चुका है, आप झूठ बोल रहे हैं। संशोधन विधेयक गिरा है, जिसका लक्ष्य दरअसल परिसीमन करना था, दक्षिण भारत के राज्यों को कमजोर करना था, उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करना था। तो राष्ट्रीय एकता पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, और आप संघीय ढांचे के हमेशा खिलाफ रहे हैं, आप संघवाद के खिलाफ रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ रहे हैं, आप राज्यों को अधिकार देने के खिलाफ रहे हैं। और इसीलिए आप तमाम विकास योजनाएं जो हैं वो गांव में भी आप चाहते हैं सुदूर के प्रधानमंत्री के नाम पर चलें। वह एक चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर गैस भी मिलेगी, सड़क भी बनेगी, मकान भी, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, राज्यों का जो अपना वो था उसको आपने खत्म कर दिया। ठीक बात है। मतलब एक तरीके से जैसे हिंदुओं के एक बड़े तबके को अंधभक्त बनाने की एक पूरी मुहिम चली, पूरा कैंपेन चला। मैं तो इसे ऐसे देखता हूँ, पूरा गोदी मीडिया और सोशल मीडिया, IT सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
उसी तरीके से और उन हिंदुओं के कंधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों को साधने की कोशिश की गई है ना। तो वैसे ही अब महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के करते दिख रही है। राज्यों को साधने नहीं, उनके संहार की कोशिश की गई है। उनकी राजनीतिक ताकत का आखेट करने का प्रयास किया गया है। आप चूंकि भाषा आपकी समझ नहीं आती, साउथ के लोग आप हिंदी में चाहे जैसा भाषण दीजिए वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और आपने कर्नाटक में भी कोशिश की, बजरंगबली को उतार दिया पिछले चुनाव में, तो कि सीधे बजरंगबली को आप ले आए, लेकिन जनता ने वहां भी नकार दिया। कर्नाटक के कुछ इलाकों में आपने इस सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर ध्रुवीकरण करके कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं। वो एक कमजोर दुर्ग है अगर वैसे देखें दक्षिण का, लेकिन वैचारिक रूप से वहां भी लोग समर्पण करने को तैयार नहीं है। गौरी लंकेश शहीद हो गई, प्रोफेसर कलबुर्गी, ये सब लोग मारे गए हैं इसी वैचारिक उसको रोकने के लिए जी। और बाकी पूरा दक्षिण भारत आप देख लीजिए, तो उस संस्कृति के साथ आपका मेल इस तरह से संभव नहीं है जो आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करेंगे, जैसे मैंने कहा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि नहीं लागू होगा, वैसे ही आपको किसने रोका है कि दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करें, उनकी तमाम आशंकाओं को आप दूर करें। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्रियों तो छोड़िए, सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई इन्होंने, सीधे संसद में पेश किया। 24 घंटे 48 घंटे पहले वो बिल दिया होगा, 36 घंटे पहले, जबकि इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए आपको सभी दलों को पहले बुलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना। हाँ, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि आप कोई संविधान संशोधन गिरा है किसी सरकार का, संभव ही नहीं है। जैसे जब मनमोहन सिंह के समय राज्यसभा में पास हो गया और जब उन्हें लगा कि लोकसभा में दिक्कत है तो उन्होंने पेश नहीं किया उसको। ये लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने पेश ही नहीं किया, क्योंकि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि संविधान संशोधन विधेयक गिर जाए। आज तक नहीं गिरा, लेकिन उस हार का मातम मनाने की जगह वो और आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमलावर है, क्योंकि बंगाल में या तमाम राज्यों में चुनाव हो रहा है जहां या जाकर कहेंगे कि देखिए विपक्ष जो है वो महिला विरोधी। लेकिन बंगाल में तो चलेगी नहीं उनकी ये बात, कम से कम मेरा ख्याल है कि बंगाल के लोग इतने मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है। और खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस ने जो पार्टिसिपेशन दिया है, भाई 240 में से आपकी 31 सांसद जो है महिला, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की, तो पार्टिसिपेशन आपने कितना दिया है वो दिखता है। वैचारिकी में कितनी जगह है आपके वो भी दिखता है। ये तो मोदी जी कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी जो है वो वहां महिला मुख्यमंत्री नहीं है। महिला तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, तो मोदी जी को उसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन कराना पड़ेगा, संभव नहीं है। मतलब ममता बनर्जी के लिए तो आप 50% भी कैप कर दें तो वो उसको भी पूरा कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। एक चीज अब मैं आखिरी लेता हूं सर आपसे, वो ये कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी या कोई भी XYZ जो उतने बड़े पद पर बैठा है, बहुत सारे चुनाव जीत चुका है, 12 साल से तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो संख्या का ज्ञान तो उनको होगा ही, उनको पता ही होगा कि 2/3 बहुमत चाहिए। उनको समझ में आया होगा कि ये बिल हम शायद पास ना करवा पाएँ, और अगर समझ में नहीं आया, मतलब मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि उनके समझ में नहीं आया होगा। उनके समझ में आया होगा कि हम ये बिल पास नहीं करवा सकते हैं, बावजूद इसके ये बिल लाया गया है और ये बिल फेल हुआ। आपको क्या लगता है वो क्या सोचकर ये बिल लाए थे? और एक तो ये तमाशा पैदा करना चुनाव के बीच में, आपने डिस्टर्ब कर दिया चुनाव प्रचार को तमाम लोगों को। यानी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है और वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मतलब असम को छोड़कर ये कहाँ जीत सकते हैं मुझे नहीं पता, असम में ही इनकी संभावना है। तो इन्होंने सारे लोगों के प्रचार को एक तो डिस्टर्ब किया। दूसरा, अब ये जाके मोदी जी एक सिद्ध अभिनेता हैं, उनसे बड़ा अभिनेता तो मैंने आज तक देखा नहीं। अब वो मंचों पे जाकर चुनाव के महिलाओं को जैसे संबोधित करेंगे उसकी कल्पना बहुत आसानी से की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने शायद वाटर टेस्ट किया है कि अगर हम दक्षिण भारत के लोगों का इस तरह का कोई प्रयास करें तो रिएक्शन क्या होगा। तो जिस तरह का रिएक्शन आया है उसको भी इन्होंने टेस्टिंग कर ली उस चीज़ की कि ये आसान नहीं है। आप परिसीमन बिना दक्षिण भारत के लोगों को साथ लिए, उनको विश्वास में लिए और उन पार्टियों को विश्वास में लिए जो द्रविड़ पार्टियां हैं खास तौर पर, आप वहां पे परिसीमन नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने उसमें टेस्ट भी कर लिया है। तो क्योंकि पूरा जो इनका आइडिया है वो जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक यूनिटरी स्टेट बनाना है, मतलब ये कोई अभी की पैदा हुई सोच नहीं है, बहुत पुरानी सोच है। ये चाहते नहीं कि राज्यों का कोई अस्तित्व हो, एकात्मक राज्य
मैंने कहा ना 1957 के जनसंघ के बाकायदा जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है, और तमाम जगह लिखा हुआ है, एक जगह नहीं। तो दक्षिण इनका जो राजसूय यज्ञ है, या जो इनका अश्वमेध का घोड़ा है, उसके राह में रोड़ा है, घोड़ा पकड़ लिया है वहां पर, और यज्ञ जो है उसकी अग्नि बुझ रही है जी। तो अब ये उसको उत्तर भारत की हवि देकर कितना प्रज्वलित कर सकते हैं? देश भर में फैलाना है तो दक्षिण को साथ लेना पड़ेगा इन्हें। ठीक बात है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस तरह की कोई भी कोशिश राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद खतरनाक है। अगर आप इतिहास को जरा सा भी समझते हैं, और स्टालिन ने कहा भी कि 1956 को याद करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक संकेत है कि आप इस तरह लोगों को अवसर दे रहे हैं कहने का। जी, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में यही है, और मुझे लगता है कि हर शो में भरोसे की बात हम लोग ज़रूर कर लेते हैं। भरोसा वो जब ये कहा गया कि देश आज़ाद हो गया, बिल्कुल हाशिए पर जो बैठा हुआ व्यक्ति था ना, वो कहीं आज़ाद नहीं हुआ था, उन्हीं बंधनों में बंधा हुआ था जिन बंधनों से वो जूझ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि हुक्मरान ब्रितानी है या हुक्मरान अब हिंदुस्तानी आ गए, लेकिन उससे कहा गया और उसने मान लिया। ये यकीन था जिसने इस देश को आज़ाद और लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखा है। कभी SIR की प्रक्रिया दिखती है, कभी ये संविधान संशोधन विधेयक, उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश दिखती है पंकज जी। लेकिन भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अमित शाह का मैं भाषण सुन रहा था, और लोकसभा में उन्होंने ये बोला कि हम सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं, उसमें एकता देश की जो है उसको अक्षुण्ण रखने की कसम खाई जाती है। तो अमित शाह जी, आपको पता है कि शपथ किस चीज़ की लेते हैं, क्या अक्षुण्ण रखना होता है। बस गुजारिश ये है सरकार से और तमाम राजनीतिक लोगों से कि जिस चीज़ की आप शपथ लेते हैं उस शपथ को आप इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उतारें। देश रहेगा तब हम लोग रह पाएंगे। आपके ही जो पुरखे हैं उनका ही कहना था कि देश बचना चाहिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, तो देश के लिए सोचें, देश के लिए काम करें, और देश को जानना हो, शौक़े दीदार हो, देश का दीदार करने का शौक़ हो तो नज़र पैदा और करें। देश का मतलब देश के लोग हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पेड़, जंगल, ये नहीं है। ठीक बात है। कौन है भारत माता, ये पढ़ लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा। पहले के प्रधानमंत्री किताब लिख दिया करते थे, पढ़ लीजिएगा, पढ़ने का काम आपका रहेगा। अब वो क्या कहते हैं सामने जो लगा के पढ़ा जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर। हमारे इस इंटरव्यू में कहीं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं हुआ, अब तो मैं शोज में भी नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल, आपने चर्चा सुनी, चर्चा आपको कैसी लगी, और कुछ सवाल आपके रहे अगर, क्योंकि ये सवाल तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी उठते ही रहेंगे, इस पर चर्चाएं होती रहेंगी, तो अपने सवाल आप पूछ लीजिएगा, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चर्चा सुनने के लिए। शुक्रिया।